चोरी चोरी छुपके छुपके मूवी की कास्ट सलमान खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी सबको पता था कि इस मूवी में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा। लेकिन जब गवाही देने का समय आया कोर्ट में सब पीछे हट गए सिर्फ एक सेलिब्रिटी को छोड़कर। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने इंडस्ट्री में ऐसी हुकूमत जमाई हुई है कि कोई उनके सामने अपनी मूवी लाने की औकात नहीं रखता। अजय देवगन की मूवी जब सन ऑफ सरदार यशराज की फिल्म के साथ क्लैश करती है तब यशराज ने अपनी पावर का यूज करके अजय देवगन की मूवी को स्क्रीन से नहीं दिलवाए, तो वो भी साउथ इंडिया में जहां पर हिंदी मूवीज काफी कम देखी जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आपको पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, बिल्डर्स कैसे ब्लैक मनी को सफेद करते हैं, कैसे एक्चुअल में बॉलीवुड में पैसा बनाया जाता है, कैसे प्रोड्यूसर एक 0 रेटिंग मूवी को ब्लॉकबस्टर बना देते हैं, कैसे अमेज़न, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार पर मूवी देने के बहाने मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, ये सब कुछ पता चलेगा आज की इस वीडियो में। साल 1960, उस समय प्रोड्यूसर्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो खुद की मूवीज बना सके। गवर्नमेंट भी फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं मानती थी, तो बैंक्स पैसा दे ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उस समय एक ही नाम चलता था, अंडरवर्ल्ड का। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजा मुदलियार, दाऊद इब्राहिम, अब्बू सलेम जो खुद फिल्म प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करते थे मूवीज बनाने के लिए। उस समय कोई रेयर ही फिल्म प्रोड्यूसर होगा जिन्हें अंडरवर्ल्ड ने कांटेक्ट ना किया हो। कुछ सेलिब्रिटीज तो इन अंडरवर्ल्ड को अपना दोस्त के अपनी फैमिली तक मानते थे। हाँ सब ठीक है, एक दिन भाभी से बात करवाना पड़ेगा, बच्चों से भी। हाँ बच्चों से भी करवा देना, पक्का है। हाँ बिल्कुल, अगर परसों रात में फोन करो तो मैं करवा दूंगा। ओके। सनम, चोरी चोरी छुपके छुपके, गदर, कांटे, अचानक, देवदास और 80 से 90% उस समय की बॉलीवुड की मूवी अंडरवर्ल्ड के पैसे से बनती थी। अब अंडरवर्ल्ड ने पैसा भाईचारे और दोस्ती के नाम पे तो लगाया नहीं, बल्कि वो मूवी से जितना पैसा आता था उससे अपना शेयर मांगते थे। पहला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब मूवी देखने गए, आपने टिकट खरीदी, कितना टोटल टिकट से पैसा आया, दैट इज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब उस समय टिकट भी कितनी सस्ती होती थी, एक आना, इसलिए रिक्शे वाले से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक मूवी देखने आते थे, इसलिए 80% रेवेन्यू यहीं से आता था। दूसरा, फॉरेन राइट्स। 1950 से 1960 के दशक में जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी मूवीज के राइट फॉरेन कंट्रीज पे दिए जाए, क्या पता चल जाए, और वही हुआ। राज कपूर की मूवीज रशिया में सुपर हिट रही। आवारा सॉन्ग आज भी रशिया में एक आइकॉनिक मेलोडी है। दंगल मूवी पता चाइना में 1400 करोड़ कमाई है, इतना तो इंडिया में भी नहीं कमाया इस मूवी ने। फिर भी 1990 तक जो फॉरेन राइट है उससे 5 से 10% का रेवेन्यू आता था। तीसरा, म्यूजिक राइट। हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इन सॉन्ग्स ने करोड़ों कमाए, इसलिए म्यूजिक राइट से 15 से 20% का रेवेन्यू आता था। प्रॉफिट शेयर देने के बावजूद ना प्रोड्यूसर्स को अंडरवर्ल्ड को 30% का ब्याज अलग से देना पड़ता, नहीं दोगे तो जान से जाओगे। एक्टर्स भी कुछ खास महफूज नहीं थे, उन्हें एक सर्टेन फिल्म में डॉन की किसी खास के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जाता। Somebody says you actually have to do this film? Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films? Or I blow your head off? Yeah. ममता कुलकर्णी, मंडाकनी, बॉलीवुड में जो कुछ बन पाई थी, इनके पीछे डॉन का ही हाथ था। 1990 तक बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के खौफ पे रहता, अंडरवर्ल्ड पैसा बनाता, और ये खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया जब गुलशन कुमार जो टी सीरीज के ओनर है उन्हें मार दिया जाता है। राकेश रोशन पर दिन दहाड़े पब्लिक में गोलियां चलाई जाती है क्योंकि उन्होंने फॉरेन राइट देने से मना कर दिया था। This happened, they knew that my father's hit big time, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay, they shot him. They shot him and he lived? Point blank, yeah. +92 नंबर उस समय बॉलीवुड में खौफ का प्रतीक था। प्रोड्यूसर हर रोज एक्सटॉर्शन, थ्रेट और प्रेशर के सहारे बॉलीवुड में काम कर रहे थे। लेकिन 1990 की लिबरलाइजेशन ने बॉलीवुड में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया, जिसकी वजह से या कह लो अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से कनेक्शन कट हो गया था, या इनडायरेक्टली अभी भी था। अब तक प्रोड्यूसर और जो कुछ प्रोडक्शन हाउस पैसे कमा रहे थे वो अंडरवर्ल्ड के थ्रेट, पावर और पैसे की वजह से थे। लेकिन 1990s के लिबरलाइजेशन से प्रोड्यूसर्स को मिली रेपुटेशन, स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट और फाइनेंसर, क्योंकि सोनी, जी टीवी और स्टार प्लस लेकर आए सैटेलाइट राइट्स, तो वहीं पर फाइनेंसर लाए यशराज फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन, यूटीवी मोशन पिक्चर, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट, इरोज इंटरनेशनल और वाईकॉम 18 जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस, जिससे रेवेन्यू सोर्सेज भी बढ़ गए। पहले कहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, म्यूजिक राइट और फॉरेन राइट से पैसा आता था, अब चौथा ऐड हो गया टीवी राइट्स, या कह लो सैटेलाइट राइट्स। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन कट हो गया।
लेकिन कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन था दाऊद, जिसने सीधी उंगली से तो घी नहीं निकाला। क्या किया, शेल कंपनीज बनाकर पैसा बॉलीवुड में रीरूट करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में तब सबको पता चला जब चोरी चोरी छुपके छुपके मूवी में दाऊद के बंदे छोटा शकील ने 15 करोड़ डाले थे। इसके बारे में तब पता चला जब इंडियन एजेंसी छोटा शकील की कॉल को टैप कर रही थी। उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, प्रीति जिंटा सबको कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया गया, लेकिन एंड मौके पर सब मुकर गए एक्सेप्ट वन ब्रेवेस्ट क्वीन, प्रीति जिंटा। Every time the person will call me and say, we'll kill you or we'll do that, then I'd say, come to my country first. First, enter my country. Then I became a Fauji. I didn't realize everybody else was going to back off. But I'm glad I did what I did. अंडरवर्ल्ड छोड़ो, पॉलिटिशियन भी पीछे नहीं है। कांग्रेस लीडर बक्का जुड़से ने ईडी को बताया कि लाइगर मूवी में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई पॉलिटिशियन ने अपनी ब्लैक मनी लगाई। ऐसे मलयाली मूवी मंजूमल बॉयज में फाइनेंशियल चीटिंग और पॉलिटिकल लिंक्स मिले हैं। लेकिन 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद इंडियन एजेंसीज की नज़र और स्ट्रांग हो गई और मुंबई पुलिस के हाथ जो पहले बंधे हुए थे उन्हें पूरी छूट दी गई कि जितने भी बॉलीवुड में दाऊद और राजन का नेटवर्क है उन लोगों को चुन चुन कर ढूंढा जाए और मारा जाए। इसलिए कई ऑपरेशंस हुए, कई इनकाउंटर्स हुए। डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर फिल्म को को प्रोड्यूस करने से। जैसे धर्मा प्रोडक्शन कई सारी मूवीज के लिए डील करता है यूटीवी और फोक्सस्टार के साथ, ऐसे ही शाहरुख खान की ना रेड चिलीज एंटरटेनमेंट डील करती है यूटीवी मोशन पिक्चर, एक्सेल एंटरटेनमेंट और यशराज फिल्म के साथ। तो इसे धीरे धीरे करके प्रोडक्शन हाउस ने अपनी ऐसी डोमिनेंसी बनाई है कि कोई उनके सामने अपनी मूवी लाने की औकात नहीं रखता। अगर लाओगे तो बॉलीवुड से बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ये तो अजय देवगन एक आइकन थे जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब उनकी सन ऑफ सरदार मूवी यशराज की फिल्म के साथ क्लैश होती है तो अजय देवगन की मूवी को स्क्रीन्स ही नहीं मिलते, जिसकी वजह से अजय देवगन इस केस को कोर्ट में लेकर जाते हैं, लेकिन सीसीआई कोर्ट में इस केस को रिजेक्ट कर देती है। ऐसा सेम काबिल मूवी के साथ होता है जब वो मूवी शाहरुख खान की फिल्म के साथ क्लैश होती है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड में ना ये 3 प्रोडक्शन हाउस हैं जिनके सामने किसी की भी नहीं चलती, क्योंकि जितने भी पूरे भारत में मल्टीप्लेक्सेस है ये उनकी स्क्रीन्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर इनकी मूवी आई है तो किसी और की मूवी को दिखाया नहीं जाएगा, पहले इन्हें मौका दिया जाएगा। इनफैक्ट बॉलीवुड में ना ये टैगलाइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, 3 फिल्म डील। अनुष्का शर्मा, परिणीति चोपड़ा, रणवीर सिंह, वानी कपूर जो आज इतने बड़े स्टार्स हैं, इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में ना यशराज फिल्म के साथ यही 3 फिल्म डील कॉन्ट्रैक्ट के साइन किया था। इसमें होता क्या है कि इन एक्टर्स को प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर 3 फिल्म्स को करना होगा, चाहे इन्हें साइड रोल्स मिले, चाहे इन्हें कम सैलरी मिले, चाहे इन्हें कभी बॉलीवुड से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए बॉलीवुड में आज भी एक ही हवा चलती है, नेपोटिज्म और स्टार किड्स की। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी आता होगा कि जब 90% मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं, चलती नहीं है, तो फिर प्रोडक्शन हाउस के पास पैसा आता कहाँ से है कि वो नई मूवीज बना सके? लोन से। तो लोन से कितने समय तक मूवीज बनाते रहेंगे? तभी एक प्लेटफॉर्म आया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, जितेंद्र कुमार, शेफाली शाह, इन्हें रातों रात बड़े स्टार्स बना दिया। अब तक तो बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, म्यूजिक राइट, टीवी राइट, स्पॉन्सर्स इन्हीं का बोलबाला था। लेकिन 2010 के बाद Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार इन्होंने आते ही पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया। पहले का 60 से 70% रेवेन्यू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो 15 से 20% रेवेन्यू आता था टीवी राइट से। लेकिन अब 60 से 70% रेवेन्यू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो 15 से 20% रेवेन्यू आता है OTT राइट से। और ये नंबर इंटरचेंज पे होता रहता है, क्योंकि Amazon और Netflix ने आते ही जो इंडियन मूवीज हैं उनके राइट्स को खरीदना शुरू कर दिया। और 2015 के जियो डेटा रेवोल्यूशन ने सबके हाथ में स्मार्टफोन दे दिया और सबको डेटा दे दिया। इसलिए पहले कहाँ जो मूवी थिएटर में फ्लॉप हो जाती थी 2-3 हफ्ते भी टीवी पर देनी पड़ती थी, लेकिन अब मूवी के फ्लॉप होते ही सीधा मूवीज को OTT पर रिलीज होना पड़ता है। जैसे ड्राइव मूवी थिएटर पर फ्लॉप हुई, OTT पर रिलीज होते ही सुपर हिट होगी। आलिया भट्ट ने अपनी मूवी को थिएटर में रिलीज ही नहीं किया, सीधा नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया और उसकी ग्लोबल कल्ट फॉलोइंग बनी है। ऐसे अनुष्का शर्मा की जब बुलबुल मूवी थिएटर पर फ्लॉप हो जाती है तो उसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाता है, जिसकी भी कल्ट फॉलोइंग बनती है। इसलिए आमिर खान जो पहले ये बोल रहे थे कि वो अपनी किसी भी मूवी को 6 महीने तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन
जब उनकी खुद की मूवी लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो जाती है थिएटर पर, तब उन्हें 2 महीने के अंदर अंदर अपनी मूवी को OTT पर देना पड़ता है। तब उन्हें पता चला OTT की पावर और प्रोड्यूसर्स के दुख। इन OTT ने भले ही प्रोडक्शन हाउस को एक फिक्स इनकम सोर्स दी है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी खड़ी की है। काफ़ी सारी कंपनीज और प्रोडक्शन हाउस इन OTT का यूज़ करके काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे एक रेडिट यूज़र ने बताया कि आदिपुरुष मूवी, जिसका बजट 600 करोड़ का बताया जा रहा है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स दिखाकर बिल्स को इन्फ्लेट करने की कोशिश है। ऐसे ही इरोज इंटरनेशनल फर्म, जिन्होंने 3 इडियट्स, ओम शांति, बाजीराव मस्तानी जैसे सुपरहिट मूवी रिलीज़ की हैं, उन पर सेबी ने 2000 करोड़ के फंड के घपले का केस रिपोर्ट की। तो ये है कहानी हमारे बॉलीवुड प्रिय की, जिनके साथ हम फोटोज़ खिंचाना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी से कोसों दूर है। अगर आपको ये मेरी डीप डाइव वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी टैप करके ज़रूर देखना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।